नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। सच को उजागर करने और जनता की आवाज बनने वाले पत्रकारों को एक के बाद एक बेरहमी से खत्म किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के साहसी युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस के बाद पत्रकारों की सुरक्षा पर बहस छिड़ गई है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण में 120 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इसके बाद से सड़क बनवाने का वाला ठेकेदार नाराज हो गया था। ठेकेदार ने मुकेश को बुलाया और उन्हें मारकर लाश को अपने घर में सेप्टिक टैंक में चिनवा दिया। मुकेश चंद्राकर की हत्या कोई अलग घटना नहीं है। 2004 से 2024 के बीच 80 से अधिक पत्रकारों की हत्या हुई है, जो इस बात का संकेत है कि पत्रकारों की सुरक्षा का सवाल दिनों दिन गंभीर होता जा रहा है। हर हत्या में भ्रष्टाचारियों, विधायिका और प्रशासनिक तंत्र का गठजोड़ सामने आता है। पत्रकारों को माफिया, भूमाफिया, खनिज माफिया और राजनीतिक माफिया से लेकर भ्रष्ट अधिकारियों तक से आए दिन धमकियां मिलती है। खबर दिखाने पर उन्हें मार दिया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है या ब्लैकमेलिंग के झूठे आरोपों में फंसा दिया जाता है। उधर इस मामले में छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए एक दूसरे को घेर रही है। कांग्रेस ने प्रदेश में बीजेपी का जंगल राज बताया। बीजेपी के जंगल राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है, ऐसा कहा। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। और वहीं बीजेपी ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की कांग्रेस नेताओं के साथ फोटो शेयर करते हुए जवाब दिया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि कॉन्ट्रैक्टर है या कांग्रेसी कॉन्ट्रैक्ट किलर, ये देखना है। इधर बस्तर के पत्रकारों ने कहा है कि मुकेश की हत्या में राजनीतिक नहीं बल्कि हमें न्याय चाहिए, इस पे राजनीति करने से बचना चाहिए। दरअसल पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में पत्रकारों को लेकर और पत्रकारों से लेकर आम लोगों तक में जो आक्रोश है वो यहां पर देखा जा रहा है। बता दें आपको कि जिस तरह से इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का पर्दाफाश करने की मांग भी की जा रही है। बताया भी जा रहा है कि दरअसल लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब सच की आवाज दबेगी, और दबेगी नहीं तभी ये लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा जब सच की आवाज नहीं दबेगी। मुकेश चंद्राकर और उनके जैसे कई साहसी पत्रकारों की मौत को सिर्फ आंकड़े में तब्दील नहीं होने देना चाहिए। यह हर जागरूक नागरिक और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे पत्रकारिता की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए। तो बता दें आपको कि जिस तरह से ये मामले सामने आए और उसके बाद कई मामले उठ रहे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल उस बात को लेकर भी कि क्या अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है। तो सच का खुलासा करने पर पत्रकारों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, कई सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं। अब क्या सच सामने लाने पर पत्रकारों को मार दिया जाएगा? ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि कई मामले इस तरह के सामने आ चुके हैं। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ देवशरण तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रदीप नरूला जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। प्रदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व एसीपी है। देव भूषण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत वेद भूषण जी आपके साथ ही करते हैं। सर, जो पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं, मार दिया जा रहा है, अब तो चिनवा भी दिया जा रहा है, सर, ये कितना चिंताजनक है समाज के लिए?
देखिए नेहा जी, इट्स वेरी सीरियस, क्योंकि जिस तरह से अटैक पहले भी हुए हैं और सरकार ने कोई स्पेसिफिक लॉ प्रेस के जो जर्नलिस्ट हैं या जो अपने वॉइस को रेज करते हैं, असलियत तक पहुंचाते हैं दुनिया को, उसके बारे में कोई स्पेशल लॉज का प्रोविजन नहीं किया गया। हालांकि अभी 1 जुलाई 2024 को नए कानून इंट्रोड्यूस हुए हैं, परंतु उसके अंदर भी कोई इस तरह का प्रोविजन नहीं है कि उसमें कोई स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाए। इस तरह से मेडिकोस को, पैरामेडिक्स को एक लॉज बनाया गया उनके लिए, परंतु जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं या दूसरी तरह के जो जर्नलिस्ट हैं, उनके बारे में कोई प्रोटेक्शन या कोई इस तरह का लॉ नहीं है, जिसकी बहुत समय से जरूरत है। और ये पहला मौका नहीं है जब जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक किया गया और बहुत सीरियस कंडीशन से उनकी मौत हो गई या उनको किडनैप कर लिया गया। तो ये वक्त की जरूरत है कि सरकार को रहते हुए कोई प्रोटेक्शन के लिए एक्ट पार्लियामेंट के अंदर लाएं कि जिससे कि रिपीटेशन ना हो सके कि इस तरह के इंसिडेंट का। अब जब ये तमाम पत्रकार इन चीजों को उजागर करते हैं, पब्लिक डोमेन में लाते हैं, अब वो सड़क का जो इश्यू था, जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर थे, बहुत बड़ा माफिया है। आपने देखा कि शराब के कितने बड़े बड़े माफिया, ड्रग्स के बड़े बड़े माफिया पंजाब के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक्टिवेट होते हैं। पर जब कोई वॉइस उनके अगेंस्ट में रेज करता है तो उसको चुप कराने के लिए उसकी मौत तक का उसको सामना करना पड़ता है। तमाम तरह के प्रलोभन, तमाम तरह की एक्टिविटीज, तमाम तरह की चीजों के बावजूद भी सरकार ने इस बारे में अभी तक सुध नहीं दी है कि पत्रकारों का एक बहुत बड़ा वर्ग और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो खुद पत्रकार रहे हैं और इस पोजीशन पर पहुंचे हैं कि वो खुद एक इस पोजीशन में है कि वो कानून के लिए रिक्वेस्ट कर सके, पार्लियामेंट के अंदर नया कानून आ सके। तो उम्मीद करता हूं कि ये एक वेकनिंग कॉल है, जागाने वाली कॉल है पार्लियामेंटियंस के लिए, तमाम जितने लीडर्स हैं उनके लिए, कि कोई इस तरह का कानून जिस तरह से मेडिकोस के लिए, मेडिकल के लिए जो डॉक्टर्स हैं या नर्सिस हैं या जो उस व्यवसाय में है उनके लिए बनाए, इसी तरह का एक कानून स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाने की जरूरत है। मेरी ये पुरजोर गुजारिश है सरकार को, सरकार इस बारे में कोई निर्णय ले और जल्दी ही कोई इस बारे में नया कानून सामने आए जिस तरह से उनको प्रोटेक्शन दिया सके। और जहां तक जो अभी प्रेजेंट में जो हुआ है, उन्होंने बार बार ये प्रशासन को कंप्लेंट की थी कि उनको खतरा है इस तरह के लोगों से, क्योंकि उन्होंने सड़क जो माफिया है, जो तमाम चीजों के अंदर इन्वॉल्व है, उनके बारे में आवाज अपनी उठाई है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जरूर इस बारे के अंदर कोई ना कोई नई कानून की प्रक्रिया जल्दी सरकार शुरू करेगी। ओवर टू यू नेहा। ठीक है। सवाल इस बात को लेकर है कि प्रदीप नरूला जी, इतना सब कुछ करने के बाद जब शिकायत कर दी जाती है, बता दिया जाता है कि देखिए हमारी जान को खतरा है, हमने खबर चलाई थी, उसके बाद हमें लगातार धमकी मिल रही है। ये तो सब कोई पहला मामला नहीं है ना, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जब पत्रकारों पर हमले होते हैं, उनको धमकियां मिलती है, उनको मार दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती। अब क्या कोई एक नया कानून ही लाने की जरूरत है जिससे कि पत्रकार तो कम से कम अपने आप को महफूज महसूस करें, क्योंकि यहाँ पर तो कभी भी उन पर हमले हो जाते हैं। अब निर्भीक और निडरता के साथ पत्रकारिता कैसे हो सर? प्रदीप जी। चलिए, लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। वेदभूषण जी, क्या एकमात्र यही एक तरीका है कि एक कानून बना दिया जाए जिसकी वजह जिससे ही आप पत्रकार जो हैं अपने आप को महफूज महसूस करें? इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और जब इस बारे में शिकायत की जाती है, बताया जाता है, पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया जाता है कि देखिए धमकी हमें लगातार मिल रही है, हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है, उसके बावजूद क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की जाती? बिल्कुल, इसका संज्ञान जो लोकल पुलिस है या स्टेट की पुलिस है उनको तुरंत लेना चाहिए। और बल्कि मेरा तो कहना यह है कि जिस तरह और तमाम चीजों के लिए कमीशन बनाए जाते हैं, बनाए गए हैं, इसी तरह सरकार एक कमीशन बनाए बाकायदा, जिसको फुली जो कमीशन एंड इंक्वायरी एक्ट में बहुत बड़ी पावर्स कमीशन को होती है, वो गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकते हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो एक कमीशन पूरे हिंदुस्तान के लिए जो रिकॉग्नाइज जो पत्रकार हैं, जिन्होंने अपने जिंदगी इसके लिए दी है, स्टडी की है, पढ़ाई की है, पत्रकारिता में आए हैं, तमाम हिंदुस्तान की डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर पत्रकारिता करते हैं, तो एक इस तरह की कमीशन की जरूरत है कि जो इस तरह के मैटर्स हों उनका संज्ञान ले सके और सरकार को जगा सके कि किस प्रकार की धमकी आ रही है और कौन सा ऐसा वर्ग है जो उनको नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि वॉइस रेज करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है और पत्रकारिता उसमें बहुत
बड़ा एक अहम रोल करती है सरकार को जगाने बिल्कुल के एक लिए, अहम रोल अदा करती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है सर, और एक मुख्य रोल अदा करता है इस लोकतंत्र को चलाने में। लेकिन प्रदीप नरूला जी, ऐसे में सर कैसे निर्भीक और निडरता के साथ पत्रकारिता हो, कैसे निष्पक्ष तौर पर पत्रकारिता एक पत्रकार करे जब लगातार धमकियां मिले, जान से मार दिया जाए, जान से मारने की धमकी मिले, और जब पुलिस प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया जाए तो वहां पर भी उसकी सुनवाई ना हो। वो आम लोगों की, जनता की समस्या को लोगों तक पहुंचाए, प्रशासन तक पहुंचाए, पुलिस तक पहुंचाए, लेकिन अपनी उसकी जो समस्या है, उसको जो धमकी मिल रही है, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए नेहा जी, जिस तरह से आज का माहौल हो गया है और पत्रकारिता एक बहुत जोखिम का काम अब सामने नजर आ रहा है, क्योंकि पहले आलोचनाएं, पहले वाले पॉलिटिशियंस थे, जिस तरह की विचारधारा थी उसमें आलोचनाएं सुनते थे वो लोग, और आजकल ये आलोचनाएं सुनने की बजाय अटैक करते हैं, मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। और मेरा मानना है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हमें चाहिए कि हम पत्रकार यूनियन जितनी भी हैं, पत्रकारिता से जुड़ी जितने भी लोग काम करते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आकर अगर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। हमारे पास विकल्प है, जुडिशरी हमारे अभी अगर कार्यप्रणाली बात नहीं सुनती है तो मुझे लगता है कि जुडिशरी एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। और फिर लेखनी का कलम है हमारे पास, इस चीज हम लोग हमारे से प्रेरणा लेते हैं, और हम लोग अगर डरने लग जाएं, ये ठीक है कि जोखिम का काम है, कुछ लोग इस तरह के हैं जो अटैक भी करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं, और बहुत सारी घटनाएं हुई हुई हैं अभी जिन पे चर्चा कर रहे हैं, घटनाओं की वजह से ही चर्चा हो रही है। तो मेरा मानना है कि हमें सबको मिलके एक प्लेटफॉर्म पर इन ताकतों से, मैं तो इसे बुरी ताकतें कहूंगा कि बुरी ताकतों से लड़ने की आवश्यकता है। और पत्रकारिता हमेशा पत्रकार निडर होकर करता रहा है, करता रहेगा। ये थोड़ी अभी वेदभूषण जी कह रहे थे कि देखिए एक कानून बनाने की जरूरत है जिससे कि पत्रकारों को संरक्षण मिल पाए, या उनके लिए भी जो आवाज है वो आगे बढ़ पाए। क्या आपको लगता है कि एक कानून बनाने की जरूरत है? नेहा जी जरूरत है, नेहा दुबे जी, बिल्कुल जरूरत है। लेकिन जो लोग इस तरह से हमले कर रहे हैं या करवा रहे हैं, वो वही उस बॉडी में इन्वॉल्व है कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान रास्ता नहीं है जो हम चर्चा कर रहे हैं कि कानून बनाने की जरूरत है, बहुत आसान नहीं है। क्योंकि अगर ये कानून बनता है तो उन लोगों को ही नुकसान होगा जो लोग पत्रकारों पे या पत्रकारिता पे हमला करते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इसके लिए हमें और प्लेटफॉर्म पर संगठित होने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीजें हमारे अंदर भी है, बहुत सारी कमियां हम लोगों के बीच में भी हैं, जो हम किसी न किसी अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं जुड़े हैं और संगठित नहीं है। अगर हम वाकई संगठित होंगे तो ये ताकतें इतनी मजबूत नहीं है और इतनी बड़ी भी नहीं है जिनसे निपटा ना जा सके। बिल्कुल, ये इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये जरूर देखा गया है कि पत्रकारों को बहुत सॉफ्ट टारगेट माना जाता है। कोई भी कैसे भी कभी भी धमकी दे देता है और उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती है, पुलिस प्रशासन सुनवाई नहीं करता है। और जब उसके बारे में बताया जाता है तो सवाल इस बात को लेकर भी है कि जब दुनिया की आवाज और आम लोगों की आवाज एक पत्रकार होता है तो आखिर उसकी आवाज कहाँ आगे सुनी जाएगी और क्यों नहीं सुनी जाती, कैसे उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। इस विषय को आगे भी हम बढ़ाएंगे। और सवाल दरअसल ये भी होगा कि आखिर पत्रकार कितने सुरक्षित हैं, अगर नहीं है तो फिर क्या उनके लिए किया जा सकता है, कैसे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। प्रदीप जी, सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए जो हालात और जो सिचुएशन है उसके अंदर तो अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बड़ा खतरे में है। निर्भीक और निष्पक्ष तौर पर पत्रकारिता, निडरता के साथ पत्रकारिता आखिर कैसे किया जाए, एक बड़ा सवाल है। ऐसे में तो एक पत्रकार खबर को कवर करते हुए भी सोचेगा, डरेगा, ये डर उनके जहन में रहेगा कि अगर मैंने इसको इस तरह से दिखाया या निष्पक्ष तौर पर पत्रकारिता की तो मेरी तो जान को खतरा आ सकता है। कैसे किया जाएगा सर खबरों को कवर? फिर प्रदीप जी। नेहा जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? ओके, मैं एक बात बताता हूँ नेहा जी कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं कभी हम लोगों में भी है कि हम संगठित नहीं हैं। वो ठीक है कि कुछ हमारी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन अगर हम संगठित हों और
ऐसी ताकतों को अगर जवाब दिया जाए, देखिए अब जिस तरह से एक पत्रकार पे हमला हुआ, अगर सभी पत्रकार एकजुट होकर उन ताकतों को कवर करना बंद कर दें, उनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा मजबूत ताकतें हैं। ये ठीक है कि आज के टाइम में पत्रकारिता एक जोखिम का विषय हो गया है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे व्यवधान हमारे रास्ते में है, बहुत सारी रुकावटें हैं, और जिनसे शायद हम उनसे लड़ें या पत्रकारिता करें, वो बात भी ठीक है। लेकिन जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये ताकतें इस तरह से हमले करती रहेंगी, इस तरह से पत्रकारिता के रास्ते में रोड़ा अटकाते रहेंगी। लेकिन सर ये भी तो सोचना चाहिए ना कि उस पत्रकार का भी तो पूरा परिवार है, उस बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? जो एक पत्रकार बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ नेहा जी कि जब हम संगठित होंगे तो हमारे लिए कानून भी बनेगा, हमारे लिए सुविधाएं भी होंगी। और इस जोखिम, देखिए एक पत्रकार जितना जोखिम उठाता है, शायद उसके विपरीत उसे शायद भी कोई फल मिलता हो या कोई सुविधाएं उसके नाम हो, लेकिन वो तभी है। देखिए आप ये जानिए नेहा जी, जब तक हम मांग नहीं करेंगे, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, खड़े नहीं होंगे, तब तक कोई भी कुछ भी देने वाला नहीं है। अब ये सोचें कि कोई हमारे लिए कोई कानून बनाएगा या सुविधाएं मुहैया कराएंगे या हमें सुरक्षा की गारंटी देगा, तो जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे ये मुश्किल। ठीक है वेदभूषण जी, देखिए कभी किसी पत्रकार की तरफ से अगर इस तरह की शिकायत मिलती है तो क्या उसको प्राथमिकता पे लिया जाता है पुलिस की तरफ से? लिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिकरण कर दिया गया है पत्रकारिता का कि प्रो बीजेपी, प्रो कांग्रेस, एंटी आम आदमी पार्टी, ये राजनीतिकरण जो पत्रकारिता के अंदर आ गया है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसकी वजह से बहुत सारी चीजें अंडरग्राउंड रह जाती हैं। आपने देखा कि निर्भया आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन पत्रकारों ने जन्म दिया। पत्रकारों का योगदान बहुत बड़ा योगदान है समाज के लिए, बहुत सारी जो कुरीतियां हैं जिनको एक्सपोज करने के लिए। परंतु दुर्भाग्य है, चाहे वो कोल घोटाला हो, शराब घोटाला हो, रेत घोटाला हो, रेत घोटाले के अंदर तो दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर आपने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर आईपीएस ऑफिसर तक को मार दिया गया, ट्रैक्टर चढ़ा दिए गए उनके ऊपर। और ऐसे पत्रकार, जो पत्रकार हैं, निर्भीक पत्रकार हैं, वो अपनी जान की बाजी लगाकर तमाम हिंदुस्तान में नहीं, आप देखें कि यूक्रेन, रशिया, जहां भी वार चल रही है, वहां से पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज गोइंग देयर। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पत्रकारिता के लिए। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है के माध्यम से कि जो पत्रकार है उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट लाया जाए, जिससे कि वक्त रहते उनको प्रोटेक्शन दी जा सके। तमाम वीवीआईपी को एक से एक टटपूंजिया, वीआईपी में टटपूंजिया इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसे ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रोटेक्शन देती जाती है। आपने देखा होगा समाज में कि ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन कोर्ट दे देती है, सरकारें दे देती हैं, परंतु एक पत्रकार जो अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है, बता रहा है, अलर्ट कर रहा है कि मुझे खतरा है फला वर्ग से, फला माफिया से मुझे खतरा है, डेस्पाइट उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही। इट्स वेरी स्ट्रेंज। तो वक्त आ गया है कि यदि ये एक तरह से सभी पत्रकारों को इकट्ठा होना चाहिए। क्योंकि मैं तो रिटायर्ड एक पुलिस ऑफिसर हूँ, किसी पार्टी से मेरी तो प्राथमिक मेंबरशिप भी नहीं है, परंतु मैं जरूर चाहता हूं, जरूर सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस बारे में वक्त रहते तमाम कमेटीज बनाई जाए, तमाम सर एक्ट बनाने वाले लोगों की तरफ से कई बार धमकी मिल जाती है, उसका क्या? और ऐसे में वो एक्ट क्यों बनाएंगे जो उन्हीं के विरोध में हो जाता है कई बार? हाँ, ये इसी बात पर मैं आ रहा था कि वो नहीं चाहते कि कोई उनकी आवाज को उठाए, तो उनको दबाने के लिए उनके पास में तमाम मैकेनिज्म, तमाम तरीके, चाहे वो धनबल हो, चाहे उनकी मसल पावर हो, चाहे वो पुलिस के माध्यम से उसको दबाए। तो ये कभी नहीं चाहेंगे सरकारें कि उनके इस तरह का कोई एक्ट लाया जाए। नहीं, सरकारें सब नहीं चाहेगी, सत्तासीन पार्टियां नहीं चाहेगी, तो फिर क्या पत्रकार ऐसे ही मरते रहेंगे? पत्रकार क्या आवाज नहीं उठाए जनता की, आवाज ना बने जनता की? जो मेरे को पैनलिस्ट कह रहे थे कि उसके लिए तमाम पत्रकार वर्ग को इकट्ठा होना होगा और मजबूती से सरकार के पास में अपना पक्ष रखना होगा कि यदि आप हमारे लिए एक्ट नहीं बनाएंगे तो हम भी फिर उसका पुरजोर विरोध करेंगे। तो एक इकट्ठा होने की जरूरत है। तमाम पत्रकार ग्रुप को अक्रॉस इंडिया, किसी भी लैंग्वेज के पत्रकार हो, किसी भी स्टेट के अंदर करते हो, सभी को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए, जिससे दोबारा से इस तरह की
जो वारदात है किसी पत्रकार के साथ ना हो और वक्त रहते सरकार उसके ऊपर बिल्कुल। चलिए, आवाज उठानी चाहिए और पुरजोर तरीके से आवाज उठानी चाहिए ताकि ये आवाज जो है वो सत्तासीन पार्टियों के कानों तक भी पहुंचे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।